आलोचना, फिर से जरा बताइए। उन्होंने साहित्य के इतिहास लिखने के हाँ साथ सर। साथ साहित्य का इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब उन्होंने लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। साहित्य का इतिहास लिखने के साथ साथ आलोचना, कमा निबंध एवं उपन्यासों की रचना की है। हिंदी साहित्य की भूमिका, उनकी पुस्तकों का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, कमा हिंदी साहित्य का आदिकाल, कमा सूरदास, सूरदास का सूरदास। सूरदास सूरदास हिंदी के जो प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि हैं सूरदास, सूरदास, कबीर, उनके आलोचना ग्रंथ हैं फुल स्टॉप। अशोक के फूल, अशोक के फूल, कमा कुटज, सर अशोक के फूल, उसके बाद कुटज, कुटज MSD 4 में पढ़े होंगे कुटज, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? जी सर पढ़े हैं। कुटज और कल्पलता, कल्पलता उनके निबंध संग्रह हैं। उनके निबंध संग्रह हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, कमा पुनर्नवा, पुनर्नवा पुनर्नवा, न के ऊपर रेप, वो में आकार, पुनर्नवा, कमा चारु चंद्र लेखा, चारु चंद्र लेखा और अनाम दास का पोथा, और अनाम दास का पोथा द्विवेदी जी के सफल उपन्यास हैं। इतिहास और कल्पना का, इतिहास और कल्पना का मिश्रण करते हुए द्विवेदी जी ने सर इतिहास और कल्पना का
मिश्रण करते हुए द्विवेदी जी ने समकालीन हाँ सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत किया है। द्विवेदी जी ने समकालीन सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत किया है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। ये लेखक का परिचय। ठीक है, अब आपके सामने जो छोटा पैराग्राफ रखा गया वो लेखक का परिचय है। उसके बाद हम बाणाभट्ट की आत्मकथा का परिचय दे देते हैं और उसके बाद पॉइंट्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, बाणाभट्ट की आत्मकथा की रचना, बाणाभट्ट की आत्मकथा की रचना 1946 में हुई थी। 1946 में हुई थी। महाराजा हर्षवर्धन, महाराज हर्षवर्धन के शासन काल में महान कवि हुए थे। महान कवि हुए थे बाणाभट्ट। महान कवि हुए थे बाणाभट्ट। महाराज हर्ष के एक छोटे कालखंड को इस उपन्यास में दिखाया गया है। इस उपन्यास में दिखाया गया है। सर, जो कालखंड किसे कहते हैं? सर की आवाज नहीं आ रही है, डिस्कनेक्ट तो नहीं है? हेलो नहीं सर की आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो है यार। सर तो है, आवाज फिर कहाँ है? नेटवर्क चारुचंद्र लेखा के बाद क्या बुलाए सर? हेलो। हाँ, चारुचंद्र लेखा के बाद सर क्या बुलाए? अनामदास और अनामदास का पोथा। द्विवेदी जी के प्रथम उपन्यास।
और उसके बाद एक्चुअली मेरा नेटवर्क कट गया ना, इसीलिए। लिखो, मैं हाँ। बुलाती हूँ। द्विवेदी जी के सफल उपन्यास हैं। आत्मकथा, उन्नतनामा, चारुचंद्र लेखा, अनाम दास का पोथा द्विवेदी जी के सफल उपन्यास है। हाँ, उसके इतिहास बाद और कल्पना का मिश्रण करते इतिहास और कल्पना किसी का कहानी में करते हुए जब सर आ गए। उसका मुख्य चरित्र प्लीज कुछ बोलता है, सुनाई दे रही है बात? सर अभी आई, आपकी आवाज कट गई थी। मेरी बात आपको सुनाई दे रही है? सर आप भी सुनाई दी सर, उस टाइम कट गई थी। हेलो, उपन्यास के दिखाया मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? जी सर पहुंच रही है। एक जन बोलिए। सर अभी सुनाई दिया। हेलो, हाँ सर आप भी सुनाई दे रही है। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? जी सर पहुंच रही है। सर फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। ओहो, हाँ क्या हुआ ये? कोई स्टार्टिंग के 4 लाइन बोल सकता है क्या? मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया है, पता नहीं। सर आपका माइक म्यूट हो गया है, अनम्यूट कर लीजिए। आत्मकथा की रचना हिंदी के महान रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। द्विवेदी जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक हैं। उन्होंने साहित्य का इतिहास लिखने के साथ साथ आलोचना, निबंध एवं उपन्यासों की हेलो? रचना की है। सही है? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों को? जी हाँ, सर, सर। जी सर। जी सर। कट जा रही थी, अब आ रही है। हेलो, हाँ सर अभी सर, आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी। इससे पहले नहीं आ हेलो? रही थी सर, अभी आ रही है। सर को हमारी हाँ, आवाज सर, नहीं हाँ, आ रही है। सर कोई एक तो बोलिए, सभी बोलेंगे तो सबको कैसे सुनाई देगा? कोई एक बोलिए ना। सबकी आवाज सर तक पहुंच रहा है, लेकिन सर का नेटवर्क। आवाज पहुंच रही है? हेलो रोजल। जी सर, जी सर। जी सर पहुंच रही हाँ, है। बीच बीच में क्या हो जाता है और कुछ इस तरह से कट जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है, फिर से उसे हम लोग लाएंगे। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरवल्स और डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच बीच में। अभी मेरी बात पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर पहुंच रही है। ओके, थैंक यू। तो इसकी रचना 1946 में हुई थी। उपन्यास के केंद्र में है स्वयं बाणाभट्ट का जीवन। ठीक है, बाणाभट्ट लिखिए, बाणाभट्ट सर अब बुलाए थे, इस उपन्यास में दिखाया गया है, उसके बाद नहीं बुलाया है। मैं फिर से उसे बोल देता हूं, शायद आवाज पहुंची नहीं आप लोगों तक। तो बाणाभट्ट की आत्मकथा की रचना 46 में हुई थी। ठीक है, इसमें हाँ सर। सम्राट हर्ष और बाणाभट्ट के छोटे से कालखंड को दिखाया गया है। उपन्यास के केंद्र में है बाणाभट्ट का जीवन। ठीक है, उपन्यास के केंद्र में है बाणाभट्ट का जीवन। वह राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। वह राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। सर वो राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय परिचय, राष्ट्रीय गौरव। अस्मिता मतलब गौरव। राष्ट्रीय गौरव का, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। सर जो कालखंड का मतलब क्या है? कालखंड मीन्स पीरियड, जिस पीरियड में वो थे, हर्षवर्धन थे, राजा हर्षवर्धन राजत्व करते थे, वो उनका कालखंड है। छोटा सा समय लिया गया है।
मान लीजिए कि हर्षवर्धन ने 40 साल तक राजत्व किया था, उसमें से 10 वर्ष को लिया गया है या 5 वर्ष को लिया गया है, इसे कालखंड कहते हैं। जी सर। जैसे आप मैलांचल उपन्यास पढ़े थे, उसमें 1946 से 1948 तक लिया गया है, पूरा नहीं लिया गया है, ठीक है, उसे जी सर। कालखंड कहते हैं। जिस पीरियड के भीतर, जिस समय के भीतर उस उपन्यास की कहानी को प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम लोग कालखंड कहते हैं। राइट? जी सर, शुक्रिया सर। हाँ, वो राष्ट्रीय गौरव या राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। हर्ष के शासन काल में, हर्ष के शासन काल में कई विदेशी आक्रमण हुए थे, कई विदेशी आक्रमण हुए थे। जिसके परिणाम स्वरूप जनता को काफी कष्ट भोगना पड़ा था। नारी का सम्मान, नारी का सम्मान बहुत नीचे गिर गया था, बहुत नीचे गिर गया था। बाणाभट्ट विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी दस्यु द्वारा, दस्यु द्वारा, दस्यु डकैत, दस्यु द्वारा अपहृत, अपहृत भट्टिनी, भट्टिनी, स्पेलिंग ठीक से देख सकते हैं आप, अपनी बुक निकालकर स्पेलिंग भी देख सकते हैं। पेज पेज तो पूरा है, शुरू होती है ये 44 से। भट्टिनी की मुक्ति के उद्देश्य से, भट्टिनी के मुक्ति के उद्देश्य से निकल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं। यहां बाणाभट्ट का उद्देश्य, बाणाभट्ट का उद्देश्य केवल भट्टिनी की मुक्ति तक सीमित नहीं है, केवल भट्टिनी की मुक्ति तक सीमित नहीं है।
पूछिए। हाँ क्या? ठीक से आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, क्या? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से मेरे पास। का मतलब क्या है हम पूछ रहे हैं। भट्टिनी एक नारी है, भट्टिनी एक औरत है। भट्टिनी हर्षवर्धन के राज्य में रहने वाली एक युवती है। वो एक सेनापति की कन्या है। जब बाहरी शत्रु देश पर आक्रमण करते हैं हर्षवर्धन के राज्य में, तो भट्टिनी का अपहरण कर लेते हैं और उसे लेकर एक सामंत को बेच देते हैं। तो इसे ये पता चलता है कि सम्राट हर्षवर्धन के काल में नारी को किस तरह अपहरण कर किया जाता था, उसे बेचा जाता था, उसका अपमान किया जाता था। ये बात बाणाभट्ट को सही नहीं लगी और वो जो अपहरण करने वाले लोग थे उनका पीछा करते हुए भट्टिनी के उद्धार की कोशिश करते हैं। समझ रहे बात? जी सर। भट्टिनी सर भट्टिनी राजकुमारी है, सम्राट तुमर मिलिंद की कन्या है। हाँ वही, वो भट्टिनी जो है वो एक वो राजकुमारी, वो सम्राट तुमिर विलिंद, सम्राट तो हर्षवर्धन है, वो जो तुमिर विलिंद है वो उनके एक सामंत हैं। किसके? हर्षवर्धन के। और उन्हीं की कन्या है भट्टिनी। तो भट्टिनी की रक्षा का मतलब है नारी समाज की रक्षा, नारी समाज का सम्मान गौरव की रक्षा। और उसके लिए प्रतिबद्ध होकर बाणभट्ट बाहर निकल पड़ते हैं और वो दूसरों की सहायता से खुद अपने साहस के बल पर भट्टिनी को रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल भट्टिनी की मुक्ति उद्देश्य नहीं है। भट्टिनी की मुक्ति के साथ साथ, भट्टिनी की मुक्ति के साथ साथ द्विवेदी जी ने पराधीन भारत की राष्ट्रीय मुक्ति और नारी मुक्ति को रेखांकित किया है। सिर्फ पराधीन भारत की, उसके बाद पराधीन भारत की राष्ट्रीय मुक्ति, राष्ट्रीय मुक्ति और नारी मुक्ति को रेखांकित किया है। द्विवेदी जी ने इतिहास के बहाने, इतिहास के बहाने अपने युग के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आवश्यक राष्ट्रीय एकता, सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आवश्यक राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव
नारी मुक्ति और जातिवाद की भावना को अत्यंत कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया है। जातिवाद की भावना को अत्यंत कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। बाणाभट्ट की आत्मकथा में प्रस्तुत जीवन दृष्टि को हम निम्नलिखित बिंदुओं में चर्चा कर सकते हैं। प्रस्तुत जीवन दृष्टि को हम निम्नलिखित बिंदुओं में चर्चा कर सकते हैं। एक, प्रेम की परिकल्पना। नंबर 1 पॉइंट, प्रेम की परिकल्पना। बाणाभट्ट की आत्मकथा के विजन में बाणाभट्ट की सर सेकंड पॉइंट या उसी में लिखना है हमें? उसी को नरेट करना है, पॉइंट को आगे डिटेल में लिखना है। ऊपर पॉइंट है प्रेम की परिकल्पना या प्रेम दृष्टि, प्रेम की परिकल्पना या प्रेम दृष्टि। बाणाभट्ट की आत्मकथा के विजन में एक सेकंड आप लाइन में रहिए, रहिए आप लाइन में रहिए। बाणाभट्ट की आत्मकथा कोई बोल सकते हैं? उसके बाद क्या बोला सर? बाणाभट्ट की आत्मकथा के विजन में हाँ, ये जो प्रेम की ये हेलो ये पराधीन भारत का राष्ट्रीय मुक्ति से पहले सर क्या लिखाए थे? हेलो पराधीन भारत भट्टिन की मुक्ति के साथ साथ द्विवेदी जी ने पराधीन भारत की राष्ट्रीय मुक्ति और नारी, समझ में आया? भट्टिन की मुक्ति के साथ साथ द्विवेदी जी ने भट्टिनी के मुक्ति के साथ साथ द्विवेदी जी ने पराधीन भारत की राष्ट्रीय मुक्ति और नारी मुक्ति को रेखांकित किया है। द्विवेदी जी ने इतिहास आगे सर यहाँ बाणाभट्ट का, उसके बाद सर क्या बोला है उसके ऊपर वाला लाइन, यहाँ बाणाभट्ट का एक ही वर्ड है, उद्देश्य। एक मिनट, बाणाभट्ट का उद्देश्य है, बाणाभट्ट का उद्देश्य है। तो वो लाइन नहीं लिखेंगे, काट देंगे। नारी मुक्ति के साथ साथ राष्ट्रीय मुक्ति, पराधीन भारत की राष्ट्रीय मुक्ति को आप अपने ढंग से उस सेंटेंस को लिख सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो लिखा गया है आप उसी को हुबहू लिखेंगे। तो कुल मिलाकर आपको ये नहीं सर, वही उद्देश्य वर्ड समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए तो इसलिए छोड़ गए थे। ठीक है, अब सर बुलाइए। हाँ हाँ
ठीक है। तो पहला जो पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं वो है बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रेम की परिकल्पना, राइट। प्रेम की परिकल्पना जो है वो किस तरह से, किस रूप में यहाँ पर आया है। क्या ये व्यक्तिगत प्रेम के स्तर तक सीमित है? क्या बाणभट्ट भट्टिनी के उद्धार केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करते हैं, या और कुछ उनका मतलब है, और कुछ उनका उद्देश्य है? तो जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन में देखे हैं कि बाणभट्ट का उद्देश्य भट्टिनी को उद्धार करने के पीछे एक नारी को सम्मान देना, उसका उद्धार करना, और उसके साथ साथ देश का उद्धार, देश के प्रति भी नारी का सम्मान देश का सम्मान है। यही बाणभट्ट की आत्मकथा का मूल स्वर है कि नारी का सम्मान देश का सम्मान। जो जाति, जो देश, जो समाज नारी का सम्मान नहीं कर सकता वो कभी आजाद नहीं हो सकता, कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसीलिए इस उपन्यास की रचना 1946 में की गई है। तब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे उसमें द्विवेदी जी ये वार्ता देना चाहते हैं कि जब तक भारतीय समाज में हम नारी को समतुल्य सम्मान नहीं देंगे तब तक भारतीय समाज चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हो जाए लेकिन वो पूरी तरह से एक मजबूत समाज नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सबको योगदान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाणभट्ट तो एक कवि हैं, वो चाहते तो राज दरबार पे बैठकर कविता लिख सकते थे, लेकिन जब देश को अच्छे सैनिकों की जरूरत है, देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए काम कर सके, उस समय कवि अगर राज दरबार में बैठकर, घर में बैठकर कविता लिखे तो वो किसी काम का नहीं है। देश को संभालना, देश को सुरक्षित करना केवल सैनिक का काम नहीं है, केवल सरकार का काम नहीं है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान रहता है, चाहे वो नारी हो या पुरुष हो, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना जाति, धर्म, वर्ण भूलकर यदि देश और समाज के लिए काम करें तो वो निश्चित रूप से एक समृद्ध समाज कहलाएगा। तो द्विवेदी जी की दृष्टि में जो प्रेम की भावना है वो व्यक्तिगत प्रेम की भावना से ऊपर है। बात समझ में आती है? जी सर। बाणभट्ट के आत्मकथा के विजन में केंद्रीय स्थिति है एक ऐसी प्रेम संवेदना की जिसमें सर बाणभट्ट की आत्मकथा के विजन में उसके बाद क्या बोले? बाणभट्ट की आत्मकथा में विजन में केंद्रीय स्थिति, केंद्रीय मुख्य स्थिति एक ऐसी प्रेम संवेदना की है जिसमें स्वार्थ का लेस मात्र गंध नहीं है, स्वार्थ का लेस मात्र गंध नहीं है। सर जरा फिर से बोलिए। केंद्रीय स्थिति? केंद्रीय स्थिति एक ऐसी प्रेम संवेदना की है जिसमें स्वार्थ का लेस मात्र गंध नहीं है, स्वार्थ का लेस मात्र गंध नहीं है। उपन्यास का नायक बाणभट्ट से दो नायिकाएं प्रेम करती है, प्रेम करती है।
निपुणिका, निपुणिका और भट्टिनी। निपुणिका और भट्टिनी। निपुणिका का प्रेम सर आपका वीडियो ऑफ हो गया। सर सुनाई नहीं दे रहा है। उपन्यास का नायक बाणभट्ट, उसके बाद सर क्या बोला है? बाणाभट्ट बाण दो नायक की नायिका है। एक बुलाओ। एक उपन्यास मिनट। का नायक भट्ट से दो नायिकाएं प्रेम करती है, निपुणिका और भट्टिनी। भट्टिनी, ठीक है। निपुणिका का प्रेम प्रबल आवेग से शुरू होकर त्याग में समाप्त होती है, त्याग में समाप्त होता है। द्विवेदी जी नहीं, द्विवेदी जी नहीं, भट्टिनी का प्रेम, भट्टिनी का प्रेम अत्यंत उदात्त है। सर उदास या उदार? उदात्त, त सबलाइम, उदात्त, जिसमें ऊंची भावना रहती है। उदात्त, उ दा द्वितीय त, उदात्त। द्विवेदी जी की प्रेम भावना भारतीय आदर्श के अनुकूल है। सर फिर से बोलिए, सुनाई नहीं द्विवेदी दिया। जी की प्रेम भावना भारतीय आदर्श के अनुकूल है, जिसमें प्रेम को तपस्या माना जाता है। ममता जी अपना स्पीकर ऑफ कीजिए। सॉरी सर, याद था नहीं मेरा, सॉरी। उन्होंने उन्होंने जिस सर प्रेम जिसमें प्रेम दर्शन को को तपस्या, सर जिसमें प्रेम को तपस्या, उसके बाद माना गया, तपस्या माना गया है, निपुणिका सर उन्होंने बुलाए। उन्होंने छोड़ दीजिए। निपुणिका आरंभ में बाणभट्ट के प्रति मोहग्रस्त है, मोहग्रस्त है।
किंतु जब भट्टिनी का अपहरण होता है, जब भट्टिनी का अपहरण होता है, निपुणिका बाणाभट्ट को उसके उद्धार के लिए अनुरोध करती है, उसके उद्धार के लिए अनुरोध करती है। उसके उद्धार के लिए अनुरोध करती है। बाणाभट्ट नारी का बहुत सम्मान करता है। निपुणिका उससे दूर रहकर भी पवित्र प्रेम का बंधन नहीं तोड़ती, पवित्र प्रेम का बंधन नहीं तोड़ती। निपुणिका भट्टिनी के उद्धार के लिए चिंतित है। इस घटना से निपुणिका के प्रति बाणाभट्ट का आदर बढ़ता है। भट्टिनी के चरित्र में संयम है। सर भट्टिनी के चरित्र में संयम है। इस प्रकार द्विवेदी जी ने दिखाया है कि नारी का प्रेम कितना उदार है। नारी खुद को देकर सर नारी प्रेम कितना सर? उदार है। पूछिए पूछिए सर नारी का प्रेम कितना उदार है। उदार उ दो में आकार र उदार है।
नारी खुद को निचोड़कर, नारी खुद को निचोड़कर अपने प्रेम को अमर कर देती है। यहां प्रेम विश्व मंगल की भावना से भरपूर है, विश्व मंगल की भावना से भरपूर है। नंबर 2, नारी चेतना की अभिव्यक्ति टू, नारी चेतना की अभिव्यक्ति बाणभट्ट की आत्मकथा में भारतीय समाज में नारी की वास्तविक स्थिति को दिखाया गया है। सम्राट हर्ष के शासन काल तक नारी की स्थिति शोचनीय हो गई थी। उनका अपहरण, और बिक्री की जाती थी। तुअर बिलिंद की कन्या, तुअर मिलिंद, तुअर मिलिंद की कन्या भट्टिनी इसी का शिकार है। जिस छोटे राजकुल में, जिस छोटे राजकुल में उसे रखा गया था, वहां अनेक अपहृत बालिकाएं थी। तो वहाँ अनेक
अपहृता बालिकाएं थी, अपहृता बालिकाएं थी, क्योंकि कई राजाएं जो थे, सामंत थे, वो एक से ज्यादा कन्याओं से विवाह करते थे। और आप ये जानते होंगे कि पुराने भारत में, आदिकालीन भारत में, मीडियावल भारत में कई ऐसे लड़ाइयां हो रही थी जिसके कारण थे कन्याओं का, एक से ज्यादा कन्याओं का अपहरण एवं विवाह। ठीक है, तो सम्राट हर्षवर्धन सर जो है वो छठी, अपहृता का में एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा? क्या ये जो अनेक अपहृता बालिकाएं बोले न, तो अपहृता का मीन्स एग्जैक्टली मीनिंग क्या जिसे होगा? किडनैप किडनैप किया जाता है, जिसे बलपूर्वक किडनैप किया जाता अच्छा है। अच्छा। ठीक है, अपहृता बालिकाएं थी। महामाया भैरवी, महामाया भैरवी उनमें से एक है। जिसका विवाह, सर एक बार फिर से बोलिए। क्या बोलूं, कौन सा? महामाया भैरवी, हाँ। महामाया भैरवी उनमें से एक है, अपहृता बालिकाओं में से एक है, जिसका विवाह बलपूर्वक, बलपूर्वक ग्रह वर्मा से करा दिया गया है, ग्रह वर्मा से करा दिया गया है। वह सन्यास होकर, वह सन्यास होकर खुद को मुक्त करती है, खुद को मुक्त करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए, उसी पॉइंट में नेक्स्ट पैराग्राफ। बाणाभट्ट की आत्मकथा में एक भी नारी पात्र नहीं है जिसका चरित्र गिरा हुआ हो। सर एक भी नारी चरित्र के बाद? एक भी नारी चरित्र नहीं है जिस, एक भी नारी पात्र नहीं है, एक भी नारी पात्र नहीं है जिसका चरित्र गिरा हुआ हो। भट्टिनी, निपुणिका, महामाया, सुचरिता आदि सभी ने महामाया, महामाया, सुचरिता आदि सभी ने स्त्री की गरिमा को बढ़ाया है। सर यह पंक्ति फिर से बोलिए। क्या, कौन सा? भट्टिनी, सुचरिता आदि, निपुणिका, महामाया, सुचरिता आदि सभी ने
स्त्री की गरिमा को बढ़ाया है। मानवभट्ट नारी को देवी मानता है। द्विवेदी जी यही समझाना चाहते हैं कि द्विवेदी जी यही समझाना चाहते हैं कि जो प्रेम लोक मंगल भाव से प्रेरित नहीं है, वो प्रेम नहीं है। जो प्रेम लोक मंगल भाव से प्रेरित नहीं है, वो प्रेम नहीं है। भट्टिनी चाहती है कि हम ऐसे भारतवर्ष का निर्माण करें, हम ऐसे भारतवर्ष का निर्माण करें जिस पर बार बार विदेशी आतताइयों का आक्रमण न हो। वह से विदेशी आतताइयों का आक्रमण न हो। वह बाणाभट्ट से अनुरोध करती है कि अपनी कविता के जरिए, अपने साहित्य के जरिए, अपने साहित्य के जरिए सभी जातियों में, सभी जातियों में प्रेम का प्रचार करे, ताकि किसी स्त्री का अपहरण न हो। किसी किसी स्त्री का अपहरण न हो। उनके अंदर समवेदना का संचार कर सकते हो, उनके अंदर समवेदना का संचार कर सकते हो।
भट्टिनी बाणाभट्ट से कहती है कि तुम नरलोक से लेकर किन्नर लोक तक नरलोक से लेकर किन्नर लोक तक प्रेम का राग फैलाओ। निश्चित रूप से यही भारतीय चिंतन का सार है। यही भारतीय चिंतन का सार है कि प्रेम में लोक कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना हमेशा रहे। लोक कल्याण की भावना हमेशा रहे। ठीक है, बात स्पष्ट है कि भट्टिनी का उन्हीं दस्युओं ने अपहरण किया था, वही उनके जीवन में कठिनाइयां पहुंचाए थे। फिर भी वो कहती है बाणाभट्ट से कि तुम कवि हो, दार्शनिक हो, तो इन लोगों में ऐसी नहीं, आप समझिए इस बात को कि भट्टिनी ऐसा क्यों कहती है। भट्टिनी इसीलिए कहती है कि ऐसे लोग आगे चलकर भारतवर्ष पर आक्रमण ना करे, स्त्रियों का अपमान ना करे, ब्राह्मणों, वृद्धों, बालकों की हत्या ना करे, कोई किसी को छोटा या बड़ा ना समझे, अपने अंदर की दस्यु प्रवृत्ति को समाप्त करें। ये सब बात को वो समझाती है भट्टिनी बाणाभट्ट से, और कहती है कि तुम जाकर इनके अंदर अच्छी वार्ता का प्रचार करो ताकि कोई किसी को पर फिर आक्रमण ना करे। ये नारी के अंदर जो एक उच्च भावना है, जो एक उदात्त भावना है, वो भट्टिनी के चरित्र के जरिए हमारे सामने स्पष्ट होता है। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें? सर सर, जो सुचरिता, हाँ, उसका चरित्र क्या है इस विषय में? वो बहुत छोटा चरित्र है, उसमें ज्यादा कुछ डिटेल में उसकी बात नहीं आई है। वो भी उसी राजपुर में या जो जहां पर जाके पहुंची हुई थी ये कौन, भट्टिनी, वहां पर भी वो है, लेकिन उसका ज्यादा कुछ विस्तार से लेखक ने इसमें वर्णन नहीं किया है। तो ऐसे चरित्र केवल हमारे सामने आते हैं जो कुछ प्रसंगों में अपनी बात को कहते हैं, लेकिन सुचरिता के बारे में ज्यादा कुछ वर्णन इसमें नहीं। ठीक है सर, इस भाग में कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं सर? क्या क्या इस भाग में से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं सर? एक ही प्रश्न पर तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, वो ये कि बाणाभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में भारतीय जीवन दृष्टि की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। एक ही पॉइंट पर हम लोग, एक ही प्रश्न पर हम लोग बात कर रहे हैं। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए ना।
बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में भारतीय जीवन दृष्टि की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। सर यही आपने में जो हम लोग को लिखवाया था ना, जैसे हाँ, ये अभी जो हम लिखते जा रहे हैं, जी अभी जो हम लिखते जा रहे हैं, हर बुक का, हर उपन्यास का एक मुख्य क्वेश्चन होता है, और हाँ, हमारी कोशिश है कि उन्हीं जो मेजर क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसी पर बात करते चले, ताकि और जो छोटे क्वेश्चन आते हैं या और जो क्वेश्चन आते हैं उसका भी हम लोग सामना कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट लिखिए, संस्कृति और समन्वय। संस्कृति और समन्वय। द्विवेदी जी, भारतीय संस्कृति के प्रबल उपासक हैं, प्रबल उपासक हैं। किंतु उन्होंने संस्कृति का अंधानुकरण नहीं किया है। जो संस्कृति सर संस्कृति का अंधानुकरण नहीं किया है, संस्कृति का अंधानुकरण नहीं किया है, जो संस्कृति वर्तमान के लिए आवश्यक नहीं है, द्विवेदी जी उसे पीछे छोड़ते हैं। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है समन्वय। सर फिर से बोलिए। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है समन्वय। अर्थात दूसरों के विचारों का आदर, दूसरों के विचारों का आदर। भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति अनेक चीजों से बनी है, अनेक चीजों से बनी है। इसमें बौद्ध जैन, ब्राह्मण,
तथा विदेशी संस्कृति का योगदान रहा है। बौद्ध और जैन संस्कृति में समानता और स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। समय बन गया बेटा। लेकिन सर क्या बोले, ब्राह्मण आवाज कट जा रहा है। बन गया स्वतंत्रता बेटा। को महत्व दिया गया है, फुल उसके स्टॉप, बाद। फुल स्टॉप। जी सर। बौद्ध और जैन संस्कृति में समानता और स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। ब्राह्मण संस्कृति में सर ब्राह्मण ब्राह्मण संस्कृति में भेदभाव एवं जाति व्यवस्था है। सर लेकिन के बाद बोले थे ना, लेकिन ब्राह्मण संस्कृति में ऐसे लिखेंगे। क्या क्या आप लेकिन लिखवाए थे ना, महत्व दिया गया है लेकिन, तो लेकिन को काट दें। लेकिन काट दीजिए। ओके। ब्राह्मण संस्कृति में जाति व्यवस्था को महत्व दिया गया है। द्विवेदी जी बौद्ध धर्म के समर्थन में आते हैं। बौद्ध धर्म के समर्थन में आते हैं। इसमें मनुष्य मात्र के प्रति करुणा का भाव है। मनुष्य मात्र के प्रति करुणा का भाव है। बौद्ध साधु अघोर भैरव, बौद्ध साधु अघोर भैरव बाणाभट्ट को उपदेश देते हैं। सर अघर का मतलब? अघोर, अघोर मतलब जो साधना करते हैं। अघोर भैरव। सर अघोर भैरव, उसके बाद? अघोर भैरव बाणाभट्ट से उपदेश देते हैं। सर बाणभट्ट को बोलेंगे ना, को उपदेश देते हैं। देखिए बाणाभट्ट को उपदेश देते हैं कि संसार में अपवित्र कुछ नहीं है। संसार में अपवित्र कुछ नहीं है।
पाप नाम की कुछ चीज नहीं होती, पाप नाम की कोई चीज नहीं होती। अमंगल से भयभीत होना व्यर्थ है। सर अमंगल। अमंगल से भयभीत होना व्यर्थ है। वे बाणावट को मंत्र देते हैं, वे बाणावट को मंत्र देते हैं। सर एक बार और बोलिए ना। वे अमंगल की भयभीत व्यर्थ है, उसके बाद फुल स्टॉप। वे अमंगल से भयभीत होना व्यर्थ है, फुल स्टॉप। वे बाणावट को मंत्र देते हैं। वे बाणावट को मतलब अघोर जो सन्यासी हैं, वे बाणावट को मंत्र देते हैं। कोट कीजिए, किसी से न डरना, किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं। सर फिर से कहिए। किसी से भी न डरना, किसी से भी न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं। सर लोभ या लोग? लोक, लोक क लोक, लोक से भी नहीं, कमा, वेद से भी नहीं, वेद से भी नहीं। मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों से डरना गलत है। कोर्ट क्लोज कर देंगे। हाँ, कोर्ट क्लोज कर दीजिए। मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों से डरना गलत है। उसे छिपाना ठीक नहीं है। सर उसे छिपाना। उसे छिपाना ठीक नहीं है। इस तरह मानव जन्म, मानव की सर्वोत्तम विद्या, मानव की सर्वोत्तम विद्या खुद उसके पास है। मानव देह नारायण का पवित्र मंदिर है।
सर ये क्या वो गुरु जो थे साधु थे भैरव जी, उन्होंने कहा है बाणभट्ट को कह रहे हैं या ये खुद लेखक ने ये सब कुछ कहा है सर? ये जो कोटेशन था ऊपर का, तो मंत्र नहीं ये सर, थे, नहीं सर, कोटेशन के बाद का जो आप लिखा रहे हैं वो ये लेखक का अपना विचार है। जी सर। ठीक है, कहाँ अटके हुए थे हम? यह देह नारायण नारायण के पवित्र मंदिर है। ठीक है, इस प्रकार बिना स्वार्थ से अपने कर्म में खुद को समर्पित कर देना भारतीय संस्कृति की शिक्षा है। इस उपन्यास में लेखक ने भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम जीवन मूल्य को, क्या सर? इस उपन्यास में लेखक ने भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम जीवन मूल्य को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। कई दृष्टि से यह हिंदी साहित्य का एक विशिष्ट उपलब्धि है। कई दृष्टि से यह उपन्यास हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट उपलब्धि है। सर एक बार और रिपीट कीजिए ना जरा। दृष्टि से कई दृष्टि से यह हिंदी साहित्य का एक विशिष्ट रचना है, विशिष्ट उपन्यास है। विशिष्ट उपलब्धि है बुलाए? उपलब्धि वही है, रचना वही है जो भी आप लिख सकती है। विशिष्ट उपलब्धि है, विशिष्ट रचना है, विशिष्ट उपन्यास है। आप कुछ भी विशिष्ट के बाद इसके लिए कोई भी शब्द आप लगा सकती है। सर, ठीक है, हाँ सर एक डाउट है, जो उपन्यास जो लिखते हैं उनको हम उपन्यासकार कहते हैं? क्या हम उनको रचनाकार कह सकते हैं, उपन्यासकार कह सकते हैं, लेखक भी कह सकते हैं। जी सर। लेकिन जो उपन्यास लिखते हैं उन्हें उपन्यासकार ही कहिए, अच्छा रहेगा। जी सर। और कोई सवाल? मेरी जो आप लोगों से सुझाव है कि आपका जो स्टडी मटेरियल उसे आप पढ़ जाइए। ये जो हम लोग 1.5-2 घंटे में आपके सामने कुछ रखते हैं, ये बस आपकी समझ को थोड़ी सी इजी करती है या सहज करता है, लेकिन ये तभी एक कंप्लीट हो पाएगा, तभी अच्छा हो पाएगा जब आप
इस स्टडी मटेरियल को और मतलब बारीकी से पढ़ते हैं या उसे डिटेल में पढ़ते हैं, ये अच्छा है। इसे आप घर में सजा कर रखने के बजाय आप इसे यूज कीजिए। इसके दोनों साइड में काफी जगह है, आप उसे उस साइड में जो जो पढ़ती है मेन पॉइंट्स है आप उसे नोट कर सकती है, और नोट करें तो आप हमें कुछ सवाल भी पूछ सकती है। ये जो काउंसलिंग क्लास होता है उसका मतलब यही होता है कि आप कुछ पूछे, पहले से पढ़ लीजिए फिर पूछिए, नहीं पूछने से आपका डाउट क्लियर होगा। ये डाउट सर क्लियरिंग तो एक ऐसा करते हैं ना, जब आप आज क्लास करवा रहे हो तो कल का जो लेसन चैप्टर होगा बता दीजिए, तो उसको हम लोग पढ़ के रखेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। आज हम जी लोग कल आज हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 22-25 मिनट बचा है। जी सर। तो क्यों उसे बर्बाद करेंगे। तो आज हम लोग एक कहानी की शुरुआत करेंगे, वो है ठाकुर का कुआं। ये है MHD 3 में ब्लॉक 4 बुक 4। मतलब आप लोगों की जो उपन्यास है, उपन्यास की सिलसिला है वो समाप्त होता है। इसमें आप लोग कितने उपन्यास पढ़े। मैं तो 2 ही पढ़ी सर, बाकी क्लासेस नहीं कर पाई थी। सर 3 उपन्यास पढ़े। नहीं, आप नहीं क्लास अटेंड नहीं किए। क्लास अटेंड नहीं किए इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप नहीं सर, मैंने अपने बारे में ही कहा, आपसे नहीं कहा, मैंने अपने बारे में ही कहा। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आप क्लास जो है उतना प्राइमरी नहीं है। क्लास कोई कंपलसरी बात भी नहीं है। आप कितना इस जो स्टडी मटेरियल है आप कितना उसे आप मतलब उसमें से कितना ग्रैब कर सकते हो, उसमें से कितना आप ले सकती है, ये बहुत वैल्यूएबल है, यूजफुल है। सर हम 4 उपन्यास पढ़े। 5 पढ़े। आपके पास में 5 उपन्यास है। पहले ब्लॉक में गोदान पढ़े थे जी जी सर। दूसरे ब्लॉक में हम लोग पढ़े धरती धरना मन अपना। तीसरे में हम लोग पढ़े हाँ सुखी वर्गत जी सर 5 सुखी वर्गत छोड़ दी मैंने। 5 उपन्यास पढ़े हैं। मत जी सर 5 उपन्यास। रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की ज्यादा है क्योंकि आप लोग इसे पढ़ रही है। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी की तुलना में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि आपको इसे आपको एक अच्छे रिजल्ट में डालना है। इसीलिए ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम आप लोगों को देना है तो 5 उपन्यास आप इसमें है। आप उन 5 को भी पढ़ सकती है, नहीं तो 3 को चॉइस करके आप भी उसे अच्छी तरह पढ़ सकती है। ठीक है, जो आपको जंचता है, अच्छा लगता है, आप उसे पढ़कर अच्छी तरह उसकी तैयारी कर सकती है। ठीक है, हमारे सामने आज का जो है और कल के लिए जैसे कि आप एक अच्छी सुझाव देती है कि कल क्या पढ़ाई जाएगी वो अगर हम जान ले तो आज हम लोग उसकी थोड़ी बहुत क्वेश्चन वगैरह है या दिमाग में रखेंगे कि क्या क्या होना चाहिए। आप पढ़ लीजिए उसे। तो प्रेमचंद का ठाकुर का कुआं और सर इसका निष्कर्ष नहीं बुलाएंगे क्या? इसका निष्कर्ष नहीं बुलाएंगे? किसका? यही वाला चैप्टर का, बाणभट्ट की आत्मकथा का। बाणभट्ट की आत्मकथा। नहीं, निष्कर्ष में आप खुद जाइए, उस निष्कर्ष में खुद आइए। जी सर। सर डिस्कनेक्ट हो गए। जिसने बार बार विदेशी उसके बस आके बुलाए थे, कोई लिखा है? सेकंड पॉइंट का लास्ट वाला।
भारतवर्ष का निर्माण कर जिसमें बार बार विदेशी, उसके बाद वाला कोई बताएगा कोटेशन के प्लीज? बाद वाला है क्या? कोटेशन के बाद है क्या? हाँ, भारतवर्ष का निर्माण कर जिस पर बार बार विदेशी आतताइयों ने आक्रमण आतताइयों मतलब? आतंकवादियों नहीं मतलब नहीं, आतताई मतलब जो निर्दयी होते हैं, क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं, उसको आतताई कहा जाता है। तो विदेश जो आक्रमण ना हो। जो लड़ाई हो जाता है, लड़ाई आतताई मतलब। हाँ, लड़ाई हो नहीं जाता है, क्रूरता जैसे कि किसी पर अत्याचार करना, वो आतताई कहलाते हैं। जिनके अंदर दिल नहीं होता है, वो गरीब, जैसे अंग्रेज लोग पहले हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित करते थे, उनको आतताई कहा जाता था इन द मीनिंग ऑफ। जी थैंक यू आतताइयों आक्रमण, उसके बाद में ना हो। आक्रमण ना हो। ठीक है थैंक यू। आतताइयों समझ नहीं पाई, इसलिए छूट गया था। थैंक यू। अच्छा अच्छा, वेलकम। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? जी सर सुनाई दिया। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी सर सुनाई दिया। हाँ हाँ, बीच बीच में क्या हो जाता है, आप लोगों को और मेरे बीच में कहीं रुकावट आ जाती है, तो मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं पाती है। ये बड़ी दुख की सर बात। ऐसे ही होता है, ऑनलाइन क्लास में ऐसे ही होता है। जब लाइन कट जाती है तो आप और हमारे बीच में ये जो चीज रहती है, ठीक है, बस नहीं पहुंचती, और आप लोग अब तो लगता है कि सर कहीं चले गए हैं या ऐसा कुछ हुआ है। नहीं सर, हम लोग वेट करते हैं आपके आने का। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो ये जो कहानी है MSD 4 में, सॉरी ब्लॉक 4 में, वो है ठाकुर का कुआं। ठीक है, तो ठाकुर का कुआं कहानी आप पढ़िए, और ये दलित जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। जैसे कि हम लोग धरती धन अपना उपन्यास पढ़े हैं, वो दलित जीवन से जुड़ा हुआ उपन्यास है। दलित जीवन सर की मैंने कथा। ये कहानी पढ़ी हुई है, मैं उससे कौन कुछ सी? क्वेश्चंस। ये से ठाकुर का कुआं। हाँ, पढ़ी है। जी सर, इसका एक पात्र जो एक गंगी है, वो उसके मुख्य पात्र है, और उसका पति जो खरसू, क्या सॉरी उसका नाम मिस हो रहा है। जोखू। हाँ जी, जोखो। और ठाकुर उन सबको प्रताड़ित करता है कि मतलब उनका एक कुआं होता है अपनी बस्ती में, वो पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं, और ठाकुर उन सबको ये करने के लिए बोलते हैं हमारे खेत में काम करो, वो लोग मना कर देते, तो उनके कुएं में एक जानवर को गिरवा देते हैं, और वो मर जाते हैं। जिससे पानी गंदा हो जाता है, और वो उसका पति जो रहता है गंगी का, वो बीमार रहता है, उसको प्यास लगी होती है, और वो पानी के लिए ही बहुत भागा दौड़ी करती है, पर उसको पानी नहीं मिलता है। और ठाकुर का ये कहना है कि अगर जो उसके खेत में आके काम करेंगे, वो सिर्फ उसे ही पानी देगा। अच्छा, ये आप कहानी पढ़ी है या कहीं से कुछ और? नहीं सर, नहीं मैं पढ़ी हूँ सर। इसका लास्ट में वो एक कुआं है, लास्ट में वो जाती है कुएं के पास पानी ये करने के लिए, तो देखती है वहां पर 2-3 औरतें जो बात करती हैं कि काम करते करते बस उन्हीं पे उनके उसके मन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। वो इनडायरेक्टली कहना चाहती है, व्यंग करती है, वो बोल नहीं पाती है, लेकिन सांकेतिक व्यंग करती है कि ठाकुर सब कहने के लिए ठाकुर है, सिर्फ कंठ पे मतलब कि अगर जनेऊ पहन ले या माला पहन लेने से वो ऊंचे नहीं हो जाते, उनकी सोच बहुत छोटी है। ये सब उसके मन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि आप पहले से इसे पढ़ी हुई है, और मैं सारे स्टूडेंट से, सारे लर्नर से मैं परामर्श दूंगा कि आप स्टोरीज, या जो आपको इसमें स्टोरीज की जो क्रिटिसिज्म इसमें लिखा गया है, स्टोरीज की जो सारांश इसमें लिखी गई है, आप उसे पढ़ लीजिए। एक बार आप इसे पढ़ लेते हैं, इसकी स्टोरी आपके पास रह जाती है, तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उस पर 2-4 पेज लिख सकती है। जी सर। तो जैसे
कहते हैं ना, पढ़ाई से एक ताकत बनती है। आपको कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि मैं MSD 3 के इस पेपर में बहुत अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास 5 उपन्यास की जानकारी है या 5 कहानियों की जानकारी है, और ये होने से आपको 15-20 पेज लिखने के लिए समर्थ होती है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप स्टोरीज पढ़ जाइए, उसे यूट्यूब वगैरह में कहीं अगर ये मिलती है इसकी सुन लीजिए, या कहीं अगर इसकी सारे डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ पायल बता, लास्ट में क्या होता है स्टोरी का? उसमें स्टोरी में वही होता है ना, वो भटकती रहती है कि मतलब उसके पति को पानी मिल जाए। वो एक पंडित के पास जाती है, पंडित भी उसे पानी नहीं देता है। मतलब पंडित का यहाँ पे कहा जाता है उसको पायल लेकर दी, उसका चरित्र गंदा होता है। हाँ मेरा एक क्वेश्चन है। मैं भी स्टोरी पढ़ी हूँ, लेकिन हाँ हाँ। मुझे तो नहीं लगा कि कहीं पर ही वहाँ है लिखा हुआ है कि उनके खेत में जो काम करेंगे उन्हीं को कुआं से पानी भरने के लिए मिलेगा। क्योंकि मैं लिखा स्टोरी हुआ जब नहीं पढ़ी रहता है, हूँ वो क्या है, सांकेतिक व्यंग्य वही होता है जो वो मतलब कि छोटे छोटे जो वर्ड्स है ना, नहीं, उसमें उसको जो ज्यादा मैं डिस्क्राइब किया जाता है। आप हाँ स्टार्टिंग हाँ से उस पर मैं ध्यान भी दीजिए। वो मैं भी जो पहले पढ़ी छोटा हूँ बुक से उसमें पढ़े या लिखा बड़ी हुआ बुक से है, पढ़े? बड़े बुक से। जी जी। तो मैं जो मैंने जिसमें पढ़ी मैंने तो हूँ, बुक इग्नो की से डाउनलोड किया मैंने, तब जाके मैं पढ़ी। मेरे पास बुक अभी आया नहीं है एक्चुअली। नहीं नहीं मेरे वो पास था। है। तो मैं जो पढ़ी ऑनलाइन में हूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि वो लोग छोटे जाति के होते हैं, तो उन लोगों का कुआं अलग है और उनके अलग है। गांव से बाहर हाँ, उनका तो कुआं जब होता है। ठाकुर उनके कुएं में जो जानवर गिर जाता है ना, वो ठाकुर ही गिरवाता है कि उनको मतलब कहा जाता है बेरोजगारी। सॉरी, आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और क्या हो रहा है? तो जो बोल रहे हैं एक बोलो ना, सब म्यूट हो जाओ। जी पायल बोलो तुम। हाँ, तो सवाल क्या था आपका, लास्ट में क्या होता है ना? मैं स्टार्टिंग से बता सकती हूँ ये करके कि वो जब वो गंगी जी रहती है ना, उसका जो हस्बैंड रहता है, वो कहानी की शुरुआत ही यहीं से होती है कि वो पानी पीता है और उसको पानी में बदबू आती सारा है। गए, सारा गए। नहीं आया है। सार कनेक्ट हो गए भी ना, देखिए। फिर से सर डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, बोलो तुम। काजल जी कुछ बोल रही थी, पहले उनकी भी सुन लेते हैं। मैंने तो कहा ना सब कुछ। जी ठीक है, ठीक। काजल जी कहाँ गए? वही क्वेश्चन था कि मैं जो जितना पढ़ी थी ना उसमें लगा था कि वो जैसे कि कुआं में जो पानी भरना है तो वो दोनों जाति के अलग अलग रहते हैं। अच्छा, पूरी कहानी में कुआं कितना है ये बताइए आप। तो कुआं तो सिर्फ छोटे जाति के लिए एक ही है जिसमें मैला हो जाता नहीं है। नहीं, हाँ, छोटी जाति के लिए एक है। टोटल कुआं कहानी में कितने कुओं का मतलब कि डिस्क्राइब किया गया है? 3 कुएं का शायद। हाँ एग्जैक्टली। एक साहुल के पास है जो बहुत दूसरी छोर पे रहता है। एक ठाकुर का और एक पिछड़ी जाति का एक कुआं रहता है। तो वो साहू के कुएं पे जा नहीं सकती क्योंकि वो 1 का 5 लेगा, मतलब उसका पति उसको बोलता है। और ठाकुर अपने कुएं पे पूरे गांव के सारे लोग उसके कुएं पानी भरते, लेकिन वो पिछड़ी जाति को आने नहीं देता है अपने कुएं पे। और उनके कुएं में जो जानवर बदबू जो आती है उसके पानी से, इसका मतलब कि वो दिखाया नहीं गया है, टोटली डिस्क्राइब नहीं किया गया है कहीं पे। बट उसको आप जब पढ़ेंगे ना गौर से, तो उसमें वो चीज दिखता है कि वो बस इसीलिए उन लोगों को कुएं में जानवर गिराता है ताकि उसके खेतों में लोग काम करने आए, क्योंकि लोग मना कर दिए रहते हैं कि उनके कुएं में काम नहीं करेंगे, सॉरी खेतों में काम नहीं करेंगे, इस वजह से। उसके
के मन अब ये जो जोखू का पूरी कैरेक्टर कहानी क्या का है, जो कोई बता सकता है? किसका? जोखू जोखू गंगी का हस्बैंड रहता है, वो बीमार रहता है शुरू से ही, और उसे प्यास लगती है, उसको दवा खाने का भी मतलब पानी नहीं रहता है घर में। लेकिन उसमें इस कहानी में गंगी का चरित्र कुछ ऐसा दिखाया गया है कि वो अज्ञानता को उससे उजागर करता है कि पिछड़ी जाति लोग तभी उनके अंदर अज्ञानता थी, जागरूकता नहीं थी अपने ज्ञान को लेकर। और वो क्या करती है, उसको ये नहीं पता होता है कि पानी को उबाल देने से वो पानी साफ हो जाएगा, वो पानी को पीने नहीं देती। उसका पति बहुत समझाता है, तू साहू के पास जाएगी तो वो 2 का 4 लेगा, ठाकुर तो हाथ पैर तोड़ देगा मार के, तू अपनी जान जोखिम में डाल, ये सब उसको समझाता है। और उसके पति की बात कहीं ना कहीं उसे सही लगती है, लेकिन फिर भी वो उसे पानी पीने नहीं देती क्योंकि वो गंदा होता है। जी जी। हाँ, क्योंकि समझ उसको में लगता आया। है कि पानी पीने से और बढ़ जाएगी बीमारी। हाँ, उसे ये लगता है कि पानी पीने से और बीमारी बढ़ जाएगी, इस वजह से वो पीने नहीं देती है। और ये पूरी कहानी का निचोड़ तब आता है उसके मन में जब वो पानी मतलब कि जब ठाकुर के कुएं पे रात के 9 बज जाते हैं, और दिन के सीधा रात के 9 बजे जब वो कुएं पे जाती है, छुपते छिपाते जाती है, वहाँ पे जो पहरेदार सोचते हैं कि अब तो 9 इतनी रात हो गई, अब कौन आएगा कुएं में पानी भरने। वो सब थक जाते हैं, वो लोग सारे चले जाते हैं जो पहरेदार रहते हैं कुएं पे। तो कुछ औरतें आती हैं पानी भरने, 2 या 3 औरतें रहती हैं, वो लोग बात करती हैं। तो वो लोग बोलते हैं यार घर में इतना काम करते हैं, ताजा नहीं पीना है, खुद तो कलश भर भी पानी लेकर नहीं आते हैं घर, और हम लोग कितना भी काम करें, भले मर ही क्यों ना जाओ। एक व्यंग के तौर पर लोग आपस में बात करती रहती हैं। हाँ, और जो अपना पूरी कहानी में जो गंगी के मन में जितनी बातें